विशेष एजेंट हानफोंग दुर्घटनावश प्राचीन काल में वापस यात्रा कर गया। यहाँ एक 10 वर्षीय बच्चा बन गया। न केवल वह दिन में 3 भोजन भूखा रहता था, बल्कि उसके पास एक सभ्य पैंट की जोड़ी भी नहीं थी। लेकिन वह अपने पिछले जीवन के अनुभव से नहीं डिगा। इस प्राचीन जगह में जीवित रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस क्षण में कई महिलाएं जानवरों की खालों में लिपटी हुई हानफोम को जिज्ञासा से देख रही थीं। उसने उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। उसने एक पत्थर की चाकू ली और जहां सांप ने उसे काटा था उस टखने को चीर दिया। फिर एक लाल गरम शाखा को सीधे घाव पर दबा दिया। 3 दयनीय चीखों के बाद हो बेहोश हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। वह केवल आशा करता था कि उसके प्रशिक्षक ने उससे झूठ नहीं बोला था। उच्च तापमान प्रोटीन और सांप के जहर को मार सकता था। जीवन और मृत्यु की एक रात जीवित रहने के बाद अगले दिन होंग कॉकरोच की तरह वापस जीवित हो आया। उसने एक महिला से सूखा मांस का एक टुकड़ा स्वीकार किया, उसे भूखे शेर की तरह निगल लिया। ये देखकर कि वह सामान्य रूप से खा और पी सकता है, महिला ने अन्य महिलाओं को बुलाया कि बाहर जाने की तैयारी करें। हानफो ने जल्दी से महिला को रोका, अधिक भोजन के लिए संकेत किया। महिला ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से वह उसे अधिक नहीं दे सकती थी। यह जनजाति में केवल वही से थोड़े अधिक लोग थे। भोजन हर दिन सीमित था। इसके अलावा यह आगामी सर्दी के लिए भोजन जमा करने का समय था, इसलिए भोजन श्रम करने में सक्षम वयस्कों को प्राथमिकता दी जाती थी। यदि भोजन की कमी होती तो उसके जैसे अक्षम लोग सबसे पहले त्याग दिए जाते। इस बारे में सोचकर हानफोंग अब शांत नहीं रह सका। मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उसे जल्दी से सर्दी के लिए भोजन संग्रहित करने का तरीका ढूंढना था। ध्यान से सोचने के बाद उसने महसूस किया कि अभी मांस का सबसे आसान स्रोत मछली है। 1 किलोमीटर से कम दूरी पर एक छोटी नदी थी, लेकिन जनजाति के लोग मछली नहीं खाते थे, इसलिए उनके पास मछली पकड़ने के कोई औजार नहीं थे। घाव काटने के लिए इस्तेमाल की गई पत्थर की चाकू के अलावा हानफोंग के पास केवल लगभग 3 या 4 मीटर लंबी सांप की खाल की रस्सी थी। यह उसी सांप की थी जिसने कल उसके पैर को काटा था। उसने चुपचाप शाप दिया और औजार ढूंढने निकल पड़ा। इरादा कुछ लताओं को ढूंढकर टोकरी बुनने का था, मछली पकड़ने के लिए। चूंकि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी प्राचीन था और पहले किसी ने मछली नहीं खाई थी, मछलियां जरूर बहुतायत में होंगी। थोड़ी देर बाद हानफो बड़ी गठरी लताओं के साथ गुफा के प्रवेश द्वार पर लौट आया और टोकरी बुनना शुरू कर दिया। कई बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, जिज्ञासा से उसे देखते हुए, अस्पष्ट बड़बड़ाते हुए। महिलाएं गुफा के प्रवेश द्वार के पास घास सुखा रही थी। वह उनकी सर्दी के लिए बिस्तर और कंबल था। तभी दूर से एक भयभीत चीख अचानक गूंजी। आवाज का पीछा करते हुए हानफोंग ने देखा कि मुखिया डोंग और 2 अन्य आदमी विशाल पक्षी के अंडे गले लगाए हुए भाग रहे थे और चीख रहे थे। उसी समय एक कर्णभेदी चीख गूंजी। 3 मीटर से अधिक ऊंचा एक आतंक पक्षी मुखिया के ठीक पीछे पीछा कर रहा था। हानफोंग ने देखा, लुडी, अंडे फेंक दो। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। मुखिया पक्षी के अंडे फेंकने को दिल नहीं कर सका और आतंक पक्षी अपने शिकार को नहीं छोड़ेगा। कोई समय नहीं लगा, मुखिया पकड़ा गया, घातक प्रहार से चोंच मारी गई और मौके पर मर गया। उसके साथ के 2 आदमी इसे देखकर जल्दी से अंडे फेंक दिए, मुड़कर जंगल में भागे, पेड़ों पर चढ़कर संकट से बाल बाल बचे। जहां तक हानफो के आसपास के बच्चों का सवाल था, क्योंकि वे छोटे थे और कभी शिकार में भाग नहीं लिया था और कभी ऐसी भयानक दृश्य नहीं देखा था, वे सभी डर से रोने लगे। आतंक पक्षी ने अपना लक्ष्य खो दिया, लेकिन बच्चों की चीख ने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह तुरंत मुड़ा, सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चार्ज किया। गुफा में महिलाओं ने यह देखा। हर्ली ने बच्चों को खींचा, जिसमें हानफोम भी शामिल था, अंदर। फिर साथ में एक बड़ा गोलार पत्थर धक्का देकर गुफा के प्रवेश द्वार को ब्लॉक किया। जब प्रवेश द्वार पूरी तरह से सील होने से लगभग 30 सेमी दूर था, एक विशाल चोंच ने अंतराल से धक्का दिया, लेकिन उसका विशाल शरीर नहीं निचोड़ सका, इसलिए सभी अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। फिर भी बच्चे डर से सुबक रहे थे। हानफोंग ने कहा, सब चुप हो जाओ, जो भी रोता रहेगा उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। हालांकि बच्चों को समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, वे उसके क्रूर व्यवहार से डर गए। आतंक पक्षी पत्थर नहीं तोड़ सका, इसलिए यह कुछ बार कर्कश चीखा और चला गया। यह देखकर हानफोंग गुफा के प्रवेश द्वार पर रेंग कर गया, अंतराल से बाहर देखा। इस क्षण में गुफा के सामने का मैदान खाली था। आतंक पक्षी अभी नहीं गया था।
ये मुखिया के शव के पास लौट आया। ये मांस को छोंच मारकर खाना शुरू कर दिया। हानफोंग ने दांत पीसे और फैसला किया कि उसे आतंक पक्षी को खत्म करना ही होगा। अब जब उसने मानव मांस का स्वाद चख लिया था और जनजाति का स्थान जान लिया था, जनजाति कभी शांति से नहीं रह सकेगी। लेकिन उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। लकड़ी की छड़ी से लड़ना आत्महत्या होती। तभी आतंक पक्षी की दो लंबी टांगों को देखकर हानफोंग को अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत तैयारी शुरू की। पहले उसने 2 मुट्ठी के आकार के पत्थर उठाए। हानफोंग झाड़ी के पीछे छिप गया। जब वह आतंक पक्षी से लगभग 5 या 6 मीटर दूर था तो रुक गया। इस क्षण में आतंक पक्षी अभी भी अपने भोजन का आनंद लेने में मगन था। पूरी तरह से अनजान कि एक हत्यारा जो कभी उसके दुश्मनों को डराता था, अब उसे निशाना बना रहा था। हानफोंग चुपचाप खड़ा हुआ, सांप की खाल की रस्सी के मध्य बिंदु को पकड़ा और जल्दी से रस्सी घुमाई। 2 पत्थर उड़ गए। केंद्र साइबल के प्रभाव में रस्सी तनी हुई। आतंक पक्षी ने हलचल महसूस की, सिर उठाया, एक भयंकर चीख निकाली और हानफोंग की ओर चार्ज किया। इसे करीब आते देख गुफा में महिलाएं और बच्चे डर से चीखे। हानफोंग को भागने को कहा, लेकिन हानफोंग मूर्ति की तरह खड़ा रहा। जब टेरा पक्षी उसे केवल 3 मीटर दूर था, उसने अचानक बोला जोर से उसकी ओर फेंका। बोला उड़ गया और जैसे ही यह आतंक पक्षी की 2 टांगों को छुआ, यह कसकर लिपट गया। आतंक पक्षी अब हानफोंग से केवल 1 मीटर दूर संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके छोटे पंख बेतहाशा फड़फड़ाए, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका। गुफा में महिलाएं और बच्चे सदमे में मुंह खोले, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। हानफोंग ने तुरंत 2 बच्चों को बुलाया। उन्हें आदेश दिया कि आतंक पक्षी की गर्दन दबाकर रखें, जबकि वह एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर जोर से पटकता है। ताजा खून हर जगह छिड़क गया। आतंक पक्षी ने संघर्ष करना बंद कर दिया। 2 बच्चे शायद ताजा खून से उत्तेजित होकर पत्थर उठाकर आतंक पक्षी के सिर पर बार-बार प्रहार करने लगे। एक धड़ाम की आवाज आई। आतंक पक्षी ने अंतिम सांस ली। 2 बच्चों ने हानफोंग को देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था क्या कहें। हानफोंग ने आतंक पक्षी की टांगों से सांप की खाल की रस्सी खोली, इसे वापस कमर पर बांधा। फिर 2 बच्चों को संकेत किया कि आतंक पक्षी को गुफा में खींचने में मदद करें। 2 बच्चे अब हानफोंग के बहुत आज्ञाकारी थे। छोटे गुंडों की तरह व्यवहार करते हुए तीनों ने मिलकर आतंक पक्षी को गुफा में खींच लिया। तीनों को इतना बड़ा शिकार पकड़ते देख गुफा में लोग अब खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने जल्दी से पत्थर हटाया, बाहर भागकर मदद करने लगे। पहले पेड़ में छिपे 2 आदमी भी नीचे उतर आए। उन्होंने अपनी आंखों से हानफोंग द्वारा अकेले आतंक पक्षी को मारते हुए पूरी प्रक्रिया देखी थी और बहुत प्रभावित थे। ये जनजाति का पहली बार इतना बड़ा शिकार पकड़ना था। गुफा पर लौटकर हानफोंग ने महिलाओं को पक्षी के पंख उसके लिए रखने को कहा। बाकी उनके हाथ में था। खतरा टल गया था, इसलिए उसे टोकरी बुनना जारी रखना था। लगभग 1 घंटे बाद 2 टोकरियां तैयार हो गई। हानफोंग ने आतंक पक्षी के आंतरिक अंगों को टोकरी में डाला, फिर नदी के किनारे की ओर चला। रास्ते में एक महिला ने उसे अकेले नदी जाने का इरादा देखा, इसलिए उसके पीछे पीछे चली। उसके दिल में वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसे निश्चित रूप से उस पर नजर रखनी थी। 2 लड़के जिन्होंने अभी उसे अपना बॉस मान लिया था, उसे फिर से अजीब चीजें बनाते देख और बाहर जाने की तैयारी करते हुए उसके पीछे पीछे चले। चारों जल्दी से नदी के किनारे पहुंच गए। हानफोंग ने किनारे पर खड़े होकर कुछ देर निरीक्षण किया। जितना अधिक देखा, उतना अधिक डर लगा। सिर्फ कुछ छोटे मिनटों में उसने कई मामलों में बड़े मछली द्वारा छोटी मछली खाए जाते देखे। इस नदी में मांसाहारी मछलियां भी थीं, लेकिन उसे मानना पड़ा कि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र उत्कृष्ट था। नदी का पानी क्रिस्टल साफ था, नीचे तक देखा जा सकता था और मछलियां बहुतायत में थीं। हानफोंग ने कुछ पक्षियों की आंतें टोकरी में डाली, फिर टोकरी से बंधी घास की रस्सी को कसकर पकड़ा और टोकरी को नदी में नीचे किया। मांस वाली मछली की गंध जल्दी से पानी में फैल गई। 20 मीटर त्रिज्या के भीतर की मछलियां उत्तेजित हो गई, उसकी ओर भागी, आंतों पर लड़ने के लिए टोकरी में तैर गई। हानफोंग ने अचानक टोकरी ऊपर खींची। टोकरी में बड़ी मछलियां रह गई, लेकिन नदी की मछलियां डरकर नहीं भागी। इसके बजाय वे नीचे इकट्ठा हो गई हैं। माइक बची हुई आंतों पर लड़ रही थी। इस दृश्य ने हानफोंग को पारपक और खार को खाना खिलाने का एहसास करा दिया। वह खुद पर हंस नहीं सका। इन मछलियों ने पहले कभी यह ट्रिक नहीं देखी थी। वे इतने सरल जाल को भी नहीं पहचान सकती। 2 बच्चे और महिला बहुत हैरान थे।
बस उस अजीब चीज़ों को पानी में डालकर ऊपर खींचना उन पैररहित पानी के नीचे के जीवों को कर सकता था, लेकिन वे अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें पकड़ने का क्या फ़ायदा है। हानफोंग ने 4 मछलियों को ज़मीन पर डाला, उन्हें अच्छी तरह साफ़ किया, सुशीमी का एक टुकड़ा काटा और मुँह में डालकर खाया। उसे कच्ची मछली स्वादिष्ट खाते देख वे तुरंत समझ गए कि ये खाने योग्य है। उन्होंने तुरंत उसकी नकल की, एक टुकड़ा काटकर मुँह में डाला। महिला की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत महसूस किया कि ये एक नया भोजन स्रोत था। बड़बड़ाते और इशारे करते हुए उसने हानफोंग से मछली पकड़ना सिखाने को कहा, लेकिन हानफोंग ने उसे यह काम नहीं करने दिया। उसने तीनों को काम सौंपा। महिला और एक बच्चा मछली की अंतड़ियां निकालने के प्रभारी थे। दूसरा बच्चा साफ घास से मछलियों को लकड़ी की छड़ी पर पिरोकर जनजाति में वापस ले जाने के लिए। जहां तक हानफोंग का सवाल था, वह मछली पकड़ने का काम जारी रखता रहा। अब जब सभी मछलियां एक जगह इकट्ठा हो गई थी, हानफोंग बस किनारे पर बैठ गया और टोकरी से स्कूप करने लगा। हर स्कूप में काफी मछलियां आ जाती थीं। चारों इस तरह दोपहर तक काम करते रहे। अंत में पकड़ी गई मछलियों की संख्या 200 से अधिक पहुंच गई। सबसे बड़ी मछली जरूर डेकेडी वजनी रही होगी। तीनों निश्चित रूप से उन्हें सभी वापस नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्हें एक बच्चे को दौड़ाकर वापस भेजना पड़ा और कुछ बड़े बच्चों को मदद के लिए बुलाया। आखिरकार पूरा समूह बोझ ढोते और कंधों पर लादकर गुफा की ओर लौटा। इस समय इकट्ठा करने और शिकार करने वाली टीमें वापस आ चुकी थीं, क्योंकि उनके पास औजारों की कमी थी। वयस्कों द्वारा शिकार किए गए शिकार सिर्फ कुछ जंगली खरगोश, जंगली मुर्गियां, सामान्य रूप से छोटे जानवर थे। तभी मछलियां लेकर बच्चे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वयस्कों को आज के शिकार दिखाने के लिए चिल्लाते हुए। जनजाति के वयस्क शुरू में मुखिया की मौत से थोड़े उदास थे, लेकिन जब उन्होंने हानफोंग के आज के परिणाम देखे, अचानक फिर खुश हो गए। मुखिया की उदास बात जल्दी पीछे फेंक दी गई। शिकार को प्रोसेस करने के बाद जनजाति के सभी लोग गुफा के सामने के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां पहले से लकड़ी का बड़ा ढेर लगा था। मुखिया काशवू पर रखा गया। सिर पर 2 बकरी के सींग पहने एक बूढ़े आदमी ने लकड़ी में आग लगाई। आग जल्दी से मुखिया के शरीर को घेर लिया। आग की रोशनी सभी के चेहरों पर पड़ रही थी। बच्चे भुने मांस की खुशबू सूंघकर लाड पका रहे थे। वे बिल्कुल उदासीनहीन दिख रहे थे। वयस्क भी शांत थे, क्योंकि उनके पास नया भोजन स्रोत था। हानफोंग ने इस मौके का फायदा उठाकर जनजाति का निरीक्षण किया। वर्तमान में जनजाति में खफीडी डीगाय लोग थे। 8 वयस्क पुरुष, 65 महिलाएं और बाकी सभी बच्चे थे। उनमें से जो आग लगाने वाला था वह जनजाति का बुजुर्ग था। क्योंकि वह सबसे बड़ा था, सभी उसे सबसे समझदार मानते थे। लेकिन शायद अब उसका रैंक दूसरा हो गया, क्योंकि हानफोंग धीरे धीरे सभी के दिलों में अपनी जगह बना रहा था। वहां एक 6 उंगलियों वाला आदमी भी था। उसका पसंदीदा हथियार लकड़ी की छड़ी थी, शायद निकट संबंधी विवाह के कारण। वह बहुत स्मार्ट नहीं लगता था। लूशी के बगल में खड़ा एक आदमी पंखों की माला पहने था। ये व्यक्ति तेज दिखता था और छड़ी इस्तेमाल करना पसंद करता था। तुम्हारे पीछे खड़ा माओ भी था, हड्डी की माला पहने। उसका हथियार पत्थर का कुल्हाड़ी था। थोड़ा दूर एक 35 साल का किशोर खड़ा था। उसके पास केवल दायां कान था और बाएं गाल पर 4 निशान थे। उसका हथियार जांग की हड्डी से तेज किया गया क्लब था। डेर के बगल में शोया खड़ा था, 17 साल का। उसके हथियार 2 फुट से अधिक लंबे 2 सबर-टूथ टाइगर के दांत थे। एक और व्यक्ति था, जनजाति में सबसे बड़ा, नाम अली। मांसपेशियां फूली हुई और उसका हथियार बहुत सरल था, सिर्फ एक जांग की हड्डी। आखिरी व्यक्ति लूजेड था, जो बैसाखी टेक रहा था। वह इकट्ठा करने वाली टीम के साथ जाता था, खासकर रास्ता साफ करने और निगरानी रखने का प्रभारी। उसे पत्थर के औजार पीसना पसंद था। कहा जाता था कि उसका सबसे बड़ा सपना पत्थर का बर्तन पीसना था। संक्षेप में, डेर, शोया और अली जनजाति के सबसे मजबूत योद्धा थे। मुखिया का अंतिम संस्कार करने के बाद आकाश पूरी तरह अंधेरा हो गया। बुजुर्ग के नेतृत्व में सभी गुफा में गए और भोजन बांटना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी मछली नहीं खाई थी। आज हानफोंग को विशेष रूप से हिस्से बांटने की अनुमति दी गई। वह भुनी मछली खाते हुए सभी को सिखा रहा था कि कैसे खाएं, हड्डियां कैसे निकालें। सभी उसकी नकल कर रहे थे और बहुत स्वादिष्ट खा रहे थे। शायद क्योंकि ये पहली बार था जब वे भर खा रहे थे। सभी खुशी से खा रहे थे और नाच रहे थे। उनके सामने का दृश्य हानफोंग को अचानक घर जैसा गर्म महसूस करा रहा था। उसने चुपचाप कसम खाई कि वह निश्चित रूप से जनजाति को बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा।
जब सभी खाना खत्म कर चुके, बकरी के सींग वाला बुजुर्ग कोयले की छड़ी लेकर चट्टान की दीवार पर नदी के किनारे हानफोंग द्वारा मछली पकड़ने का दृश्य खींचा। इसी बीच हानफोंग महिलाओं को टोकरी बुनना सिखा रहा था। उसने इसे बेहतर बनाया, 2 पट्टियों से इसे बैकपैक में बदल दिया। भविष्य में उन्हें फल ले जाने के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इकट्ठा करने की दक्षता बढ़ जाएगी। महिलाओं को ये पहली नज़र में पसंद आया। वे बारी-बारी से इसे पहनकर देखा, उतारने को मन नहीं कर रही थीं। आखिरकार उन्होंने कल अधिक लताएँ लाने और अपनी टोकरियाँ बुनने पर चर्चा की। उसे धन्यवाद देने के लिए उन्होंने इकट्ठा करने वाली टीम से 2 सबसे अच्छी हिरण की खालें चुनी और हानफोंग को दे दी। इस तरह वह जनजाति में जानवरों की खाल के कपड़े पहनने वाला पहला बच्चा बन गया। लेकिन हानफोंग स्वार्थी नहीं था। उसने एक टुकड़ा खुद रखा और दूसरा उन महिलाओं के साथ बांटा जिनके 2 या 3 साल के छोटे बच्चे थे। उन्हें बच्चों के लिए कपड़े बनाने को कहा। यह जानना महत्वपूर्ण था कि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती थी। इस प्राचीन युग में जहां कोई चिकित्सा तकनीक नहीं है, सिर्फ एक फ्लू बच्चों की जान ले सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह हिरन की खाल जीवन से कम नहीं थी। हानफोंग का मानना था कि अगर भविष्य में उन्हें उसकी मदद की जरूरत पड़े तो वे कृतघ्न नहीं होंगे। अगले दिन हानफोंग बहुत सुबह उठ गया। अपनी सैन्य बॉक्सिंग व्यायाम खत्म करने के बाद उसे थोड़ी प्यास लगी, लेकिन सामुदायिक पीने के पानी रखने वाले पत्थर के बर्तन को देखकर वह पीने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे लगा कि कुछ पानी के कंटेनर बनाने का समय आ गया है। जनजाति के लोग भी एक-एक करके जाग गए, लेकिन आज वे शिकार के लिए जल्दी नहीं निकले। बुजुर्ग ने सभी वयस्क पुरुषों को गुफा के सामने के मैदान में इकट्ठा किया। इस क्षण में उसके हाथ में हरे पक्षी के पंखों से बनी टोपी थी, मुखिया की शक्ति का प्रतीक। लगता था कि वे नया मुखिया चुनना चाहते थे। हानफोंग ने उन्हें नजरअंदाज किया और नदी के किनारे की ओर चल पड़ा। आखिरकार वह भी वयस्क नहीं हुआ था, इसलिए किसी लोकतांत्रिक चयन में भाग लेने के योग्य नहीं था। लेकिन वह अभी 2 कदम ही चला था कि डेर ने बुलाया और उसे बुजुर्ग की ओर खींच लिया। हानफोंग अभी भी हैरान था जब बुजुर्ग ने बात की और इशारे किए। मोटे तौर पर मतलब यह था कि उसकी ताकत को सभी ने मान लिया है और वे चाहते हैं कि वह मुखिया के लिए दौड़ में भाग ले। चूंकि ऐसा था, हानफोंग स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ेगा। केवल मुखिया बनकर ही वह सभी को आदेश दे सकता था। मुखिया चुनने का तरीका बहुत सरल था। कोई हथियार नहीं, किसी को गंभीर रूप से उठ पहुंचाना नहीं। जो सबसे अच्छा होगा वही अगला मुखिया बनेगा। बहुत जल्दी शोया और डेर ने लगातार जीत हासिल की। अब उनके बीच मुकाबले का समय था क्योंकि हानफोंग का शरीर अभी लाह में नहीं था। हानफोंग ने चुनौती देने के लिए पहला कदम उठाया। पहले वह डेर और शोया से लड़ रहा था। दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के और लातें मारी। कुछ खास नहीं, मुख्य रूप से ताकत की प्रतियोगिता। डेर उतना मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी विस्फोरक शक्ति बहुत अच्छी थी। कोई समय नहीं लगा, हानफोंग ने मौका पाया, आगे झपटा और शोया को जमीन पर दबा दिया। शोया ने कुछ बार संघर्ष किया, लेकिन उठ नहीं सका। हानफोंग ने नाराजगी से हार मानने के लिए हाफते हुए संकेत किया। डेर ने बुजुर्ग के हाथ में हरी पंख वाली टोपी को देखा और उत्साह की दहाड़ मारी। ये दोनों जीत का जश्न था और डेर की ओर उकसावा। डेर तुरंत आगे आया। लगभग 2 मीटर लंबा खड़ा उसका विशाल ढांचा मैदान पर छाया हुआ था। वह लोहे के टावर जैसा दिखता था। डेर अचानक हक्का बक्का हो गया। हमला कैसे करना है यह भी नहीं पता था, लेकिन वह नहीं डिगा। एक चीख के साथ वह पहले हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह करीब आया, हानफोंग ने पंखे जितने बड़े हाथों से उसके कंधों को पकड़ लिया। डेर प्रतिक्रिया करने से पहले उसने अपने कान के पास गरजती हुई आवाज सुनी। फिर उसे कई मीटर दूर फेंक दिया गया। वह जमीन पर जोर से गिरा, लुढ़क गया। वह लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सका। जब उसने उत्साह में अपनी छाती पीटी, वह मुड़ा और बुजुर्ग से हेड्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। जनजाति के सदस्य जोर जोर से खुशी से चिल्लाए। वे इस नए नेता को मानने के लिए तैयार थे। तभी एक बेसुरा आवाज गूंजी, रुको, अभी मैं भी हूं। हानफोंग आगे बढ़ा। उसने डेर के हाथ से पंख वाली हेडरेस छीन ली। कुछ डीले पंख जमीन पर गिर गए। डेर गुस्से से भर गया। उसने अपनी छाती जोर से पीटी और गुस्से की दहाड़ मारी, लेकिन हानफोंग ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत उसने हेडरेस को और कसकर पकड़ लिया।
जनजाति की सीमित शब्दावली का उपयोग करके उसने भीड़ को संबोधित किया। नेता को हराओ। दर्शकों ने तुरंत हंगामा कर दिया। उन्हें ठीक से समझ नहीं आया कि क्या कहा जा रहा था, लेकिन किसी ने चुनौती का विरोध नहीं किया। और इस तरह भीड़ की आश्चर्यचकित नजरों के नीचे हानफोंग और अली मैदान के केंद्र की ओर चले गए। वन लड़का मुश्किल से उसकी छाती तक पहुंचता था। डेली की आंखों में आत्मविश्वास और तिरस्कार भरा हुआ था। देखते हुए बच्चे चिल्ला रहे थे, हानफोंग के लिए जय जयकार कर रहे थे। हानफोंग ने हिचकिचाया नहीं। वह तेजी से डेले की ओर दौड़ा। उसका बायां पैर डेली की जांघ पर दे मारा। उसने खुद को ऊपर उछाला, दायां घुटना चलाया, डेले की ठुड्डी में जोर से मारा। किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले डी जमीन पर जोर से गिर पड़ा। वह लुढ़कता रहा, दर्द में कराहता रहा। जनजाति में सभी स्तब्ध रह गए। ये जानना चाहिए कि डी उनका सबसे मजबूत योद्धा था। अगर हार भी जाता तो भी इतनी जल्दी पलक झपकते ही हार नहीं माननी चाहिए थी। इसके अलावा विरोधी एक बच्चा था जो अभी वयस्क भी नहीं हुआ था। बुजुर्ग अचानक उत्तेजित हो गया। उसके दिल में एक तीव्र भावना, हालांकि आधारहीन, उभर आई। इस बच्चे के कारण पूरी जनजाति महान बन सकती है। बुजुर्ग के संकेत करने से पहले ही जनजाति के सदस्यों ने हानफोंग को हवा में उठा लिया। वे खुशी से चिल्लाए, नए नेता को बधाई दी। सिर्फ 2 छोटे दिनों में हानफोंग ने जनजाति के लिए बहुत से चमत्कार ला दिए थे। यह परिणाम ठीक वही था जिसकी सभी ने चुपके से आशा की थी। इस क्षण में बुजुर्ग ने वह पंख वाली हेडड्रेस उठाई जिसे हानफोंग ने फेंक दिया था। उसने हानफो को थोड़ा उलझन में देखा। अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही विरासत खराब हो गई थी। अब नए नेता की छवि क्या होगी? लेकिन उसे पता नहीं था। हानफोंग ने जानबूझकर टोपी खराब की थी। मजाक कर रहे हो? उसके सिर पर हरे पंखों का गुच्छा पहनाना नामुमकिन था। अब तक टिली थोड़ा ठीक हो चुका था। वह अभी भी अपनी हार पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भीड़ की जय जयकार के बीच वह फिर से हानफो की ओर जोर से दौड़ा। यह देखकर हानफो तुरंत कूदा। करीब पहुंचते ही हानफो ने उसके 2 उंगलियां पकड़ी और जोर से पीछे की ओर मोड़ दी। फिर डाली से बाजू छुड़ाया। उसने डेले के घुटने के पीछे पर क्रूर लात मारी। डाली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जितना बड़ा उतना तेज गिरता है और उतना ही दर्द होता है। सिर्फ 2 मिनट बाद ली जैसा मजबूत व्यक्ति भी रोते हुए दया मांग रहा था। हानफो ने हाथ छाड़े। उसने रोते हुए दानव को छोड़ दिया, फिर मुड़ा और गुफा में चला गया। इस बार भीड़ फिर फूट पड़ी। बच्चे उत्सव मनाते हुए चिल्लाए। पहली बार एक नाबालिग ने वयस्क को हराया था। महिलाएं लताएं कहाँ मिलेंगी इस पर चर्चा करने लगी। आज रात वे नेता से अधिक टोकरियां बुनना सिखाने को कहेंगी। बुजुर्ग ने जटिल नजरों से गुफा के प्रवेश द्वार को देखा। किसी को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। तभी हानफोंग नए लुक में सबके सामने आया। वह हिरण की खाल का ट्यूनिक पहने था। उसके लंबे काले बाल सांप की खाल की डोरी से साफ सुथरे बंधे थे। साफ, सजा हुआ और बहुत स्टाइलिश लग रहा था। यह नया लुक हानफोंग ने सोच समझ कर तैयार किया था। कहा जाता था कि यह पोशाक शांग और झाओ राजवंशों से अस्तित्व में थी। शुरुआती किसान लंबे बालों को खेती में असुविधाजनक पाकर बाल पीछे बांधते थे। यह हान लोगों की विशेषता भी थी जो कृषि को आधार बनाते थे। सभी की प्रशंसक नजरों के नीचे हानफोंग भीड़ में चला गया और दिन के काम की व्यवस्था शुरू की। पहले इकट्ठा करने वाली टीम के सदस्यों को समायोजित किया। वर्तमान में जनजाति में 35 वयस्क महिलाएं थीं। 6 गर्भवती थी। बाकी 9 प्लस एल ने 10 लोग बनाए। लेकिन आज हानफोंग ने सिर्फ 8 महिलाओं को इकट्ठा करने भेजा। अब बैकपैक थे, इसलिए ली को सुरक्षा के लिए जरूरत नहीं थी। हर व्यक्ति एक छड़ी पकड़कर खुद की रक्षा कर सकता था। 6 गर्भवती महिलाएं घर पर रहीं। सुविधाजनक रूप से 2 या 3 साल के बच्चों की देखभाल करती रहीं। बड़े बच्चे खरपतवार निकालने गए। बची हुई महिला 2 बच्चों को मछली पकड़ने ले गई। अब सभी के पास काम था, लेकिन लुजी को कोई काम नहीं सौंपा गया। वह थोड़ा निराश लग रहा था, एक ऐसे आदमी के लिए जो पूरी जिंदगी पत्थर का बर्तन पीसता रहा। हॉर्न ने उसे पॉटरी फायरिंग का प्रभारी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पॉटरी फायरिंग सरल नहीं थी। इसमें बहुत तैयारी चाहिए, इसलिए पहले उसे अन्य काम सौंपना था। कल उन्होंने बहुत मछली पकड़ी थी, लेकिन अभी सूखी नहीं थी। इस मौसम में बिना नमक के मछली जल्दी सड़ जाएगी। स्मोक करने के बाद मछली कई साल बिना खराब हुए रह सकती थी। इसलिए हानफोंग ने लुजी को एक बार दिखाया, फिर पूरा काम उसे सौंप दिया। उसने गुफा के सामने सपाट जमीन ढूंढी, गड्ढा खोदा और भट्टी बनाई।
पूरी भट्टी 3 स्तरों में बंटी थी। नीचे स्तर वेंटिलेशन के लिए, बीच स्तर जलावन के लिए, ऊपर स्तर पॉटरी रखने के लिए। 3 अज लगे भट्टी बनाने में, लेकिन नई बनी भट्टी अभी नम थी, इम्हाल नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने कल मछली पकड़ने गए 2 बच्चों को बुलाया कि हर स्तर पर जलावन रखें और आग लगाएं। दोपहर तक इस्तेमाल योग्य हो जाएगी। शोर काम व्यवस्था करने के बाद हानफोंग खुद मिट्टी चुनने नदी किनारे गया। उसने बड़ा सपाट कोबलस्टोन वर्कबेंच के रूप में इस्तेमाल किया। मिट्टी गूंथा, गोल मिट्टी की डिस्क में चपटा किया। फिर कई मिट्टी की पट्टियां रोल की, उन्हें गोल डिस्क पर रखा और ढाला। आखिरकार जोड़ों को चिकना किया। बहुत जल्दी पहला अर्ध तैयार उत्पाद पूरा हो गया। ये छोटा जार था, छोटा तल, चौड़ा मुन। फिर उसी तरीके से 4 लगातार बनाए, सभी को गुफा के प्रवेश द्वार के पास हवादार जगह में रखा। आग संभालने वाले 2 बच्चों को निर्देश दिया कि नजर रखें और किसी को छूने न दें। अगले कई 2 हैंडल क्ले पॉट्स और दर्जनों कटोरे साथ कुछ छोटी चीजें। ये चीजें सुंदर होने की जरूरत नहीं, बस इस्तेमाल योग्य। इस क्षण में हानफोंग अभी भी अनिश्चित था। उसे पता नहीं था कि इनमें से कितनी चीजें फायर करने के बाद इस्तेमाल योग्य होंगी। शाम होते होते हानफोंग ने सभी अर्ध तैयार उत्पादों को भट्टी में एक एक करके रखा। 2 बच्चे और लुजी नए मुखिया को ध्यान से देखते रहे। एक दिन में इतने क्ले पॉट्स बनाए। वे बस नहीं जानते थे कि इस्तेमाल योग्य हैं या नहीं, खासकर लुजी। वह उम्मीद करता था कि क्ले पॉट्स इस्तेमाल योग्य हों और उम्मीद करता था कि नहीं हो। अन्यथा पत्थर के बर्तन पीसने के साल व्यर्थ हो जाते। हानफोंग ने उन्हें नजरअंदाज किया। वह आग के पास बैठ गया, अधिक लकड़ी डाली, फिर जानवर की खाल से लगातार पंखा किया, ऐसे ही अंधेरा होने तक। जनजाति के लोग जो पूरे दिन काम पर गए थे, एक एक करके लौट आए। इकट्ठा करने वाली टीम ने भरपूर फसल की। उनकी टोकरियां फलों से भरी थीं और एक बड़ी गठरी लताओं की भी। लगता था वे टोकरियां बुनने की तैयारी कर रही थीं। शिकार टीम ने भी आज बहुत कुछ पाया। 2 टर्की के आकार के पक्षी, 2 बड़ी सांपें, दर्जन भर पक्षी अंडे, दर्जन भर ग्राउंड हॉग, एक टोकरी चेस्टनट्स की भी, प्लस आज पकड़ी गई 7 से अधिक मछलियां। पूरी जनजाति की फसल बहुत अच्छी थी। उस दिन न खाया गया सारा भोजन संग्रहित किया जा सकता था। डिलीवरी डेट के करीब महिलाओं को बाद में पर्याप्त भोजन मिलेगा। में ऑब्जर्वेशन होल से देखकर भट्टी में कटोरे सफेद होने लगे थे। हानफोंग को लगा कि हो गया, इसलिए उसने भट्टी की आग खुद बुझने दी, रात भर ठंडा होने देने का इरादा। सुबह भट्टी खोल सकता था। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद जनजाति के सभी बहुत थक गए थे, लेकिन वे आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। अब उन्हें भूखे मरने की चिंता नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण, हानफोंग ने 2 बड़े पक्षियों को भिखारी चिकन में बदल दिया। उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, लेकिन हानफोंग को यह स्वादिष्ट नहीं लगा क्योंकि इन व्यंजनों में सिर्फ थोड़ा मोटा नमक छिड़का था, मूल रूप से बेस्वाद। मोटा नमक अभी बहुत कीमती था। कहा जाता था कि यह जनजाति ने किसी अन्य जनजाति से व्यापार किया था। उसने चुपचाप गणना की, क्या पॉटरी से अधिक नमक व्यापार कर सकता है। जब सभी खाना खत्म कर चुके, महिलाएं गुफा में लौटीं और टोकरियां बुनना शुरू किया। उन्होंने पाया कि बैकपैक वाकई बहुत सुविधाजनक थे। आज इकट्ठा करने वालों की संख्या कम हुई, लेकिन फसल अधिक थी। जहां तक हानफोंग का सवाल था, उसने सभी हिरण की खालें बांध दी। अब अगर बच्चे थोड़ा सरकर बैठे तो खुद को ढक सकते थे। अगली सुबह जैसे ही उठा, हानफोंग पॉटरी फायरिंग के परिणाम जांचने गया। लुजी सबसे पहले दौड़ा, बुजुर्ग को घसीटते हुए, कुछ बड़बड़ाता हुआ, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। हानफोंग खुद भी व्यापार योजना और लंबे समय से लालसा वाले मांस सूप के बर्तन के बारे में बहुत चिंतित था। पिछले कुछ दिनों में वह उन भुने मांस व्यंजनों से तंग आ चुका था। घबराहट भरे मूड में हानफोंग ने भट्टी का ढक्कन खोला। अंदर देखा, सभी कटोरे ईंट लाल थे। सतह अत्यधिक उच्च तापमान के कारण पिघलने के संकेत दिखा रही थी, लेकिन चमकदार थी जैसे ग्लेज, अपेक्षाओं से परे। यह देखकर लुजी ने जल्दी एक कटोरा पकड़ा, उत्साह से सहलाया। फिर उसने कभी न छोड़ने वाली बैसाखी फेंक दी, तेजी से गुफा की ओर दौड़ा। एक पल बाद पानी का कटोरा पकड़े, दौड़ता और चिल्लाता हुआ खुशी से सभी को यह सुंदर पानी रखने वाला कटोरा दिखाया। हानफोंग ने पॉटरी निकालना जारी रखा। 4 क्ले पॉट्स और 4 छोटे जार बहुत सफलतापूर्वक फायर हुए। सतह चिकनी, एक भी दरार नहीं। 4 लडल्स में से सिर्फ 2 तैयार उत्पाद थे, बाकी पिघलकर चिपक गए। बेची से अधिक कटोरों में से सिर्फ ड्वाब इस्तेमाल योग्य थे।
हरियंत लाल पॉटरी आइटम भट्टी से एक एक करके बाहर आया। जनजाति के सभी को आश्चर्यचकित और उत्साहित कर दिया। शोया और तेज हाथों वाले थे। प्रत्येक ने एक जार गले लगाया और नदी की ओर दौड़े। कोई समय नहीं लगा, वे 2 भरे जार पानी लेकर लौट आए। बुजुर्ग उत्साहित था लेकिन शांत रहा। बोलते और इशारे करते हुए हानफोंग से पूछा कि उसने ये कैसे किया। जवाब देने से पहले कल मदद करने वाले 2 बच्चों ने जल्दी समझाया। यह मिट्टी जलाकर बनाया गया था। लेकिन हानफोंग को सबसे ज्यादा चिंता नमक व्यापार की थी। उसने बुजुर्ग से पूछने का संकेत किया। अप्रत्याशित रूप से बुजुर्ग उसे ऐसे देख रहा था जैसे अपव्ययी बेटे को। उसने बड़े और छोटे पॉटरी के ढेर की ओर इशारा किया। फिर जनजाति के वयस्कों और बच्चों की ओर दर्द भरे तरीके से बताया कि ये चीजें कितनी कीमती हैं। ये सुनकर हानफोंग स्तब्ध रह गया। सिर्फ एक कटोरा वयस्क होने के करीब किशोर यादव युवा लड़कियों के बदले व्यापार हो सकता था। जार और पॉट्स की तो बात ही क्या। आजकल जनजातियों में पानी के कंटेनर बहुत दुर्लभ थे। आम था कि कोई पूरी जिंदगी पत्थर का बर्तन पीसकर अधिक पानी कंटेनर पाता। कुछ जनजातियां लोगों का व्यापार करने में संकोचन ही करती थी। वे सोचती कि बहुत लोग बेकार हैं और अधिक भोजन बर्बाद करते हैं, लेकिन हानफोंग ऐसा नहीं सोचता था। जितने अधिक लोग उतना अधिक भोजन इकट्ठा हो सकता था और जनजाति की लड़ाई शक्ति भी बढ़ती थी। नए सदस्य जुड़ने से जनजाति में ताजा खून भी आता था। कम से कम लुशी जैसे बच्चों के जन्म की दर कम होती। ये सोचकर हानफोंग ने व्यापार का काम सौंपा। बुजुर्ग और शिकार टीम के 7 लोग बैकपैक से एक जार, एक पॉट और 3 कटोरे लेकर नमक में लोगों का व्यापार करने जाएंगे। जार से 2 वयस्क महिलाओं का व्यापार, पॉट से 2 वयस्क होने करीब किशोरों का व्यापार, 3 कटोरे सभी नमक के लिए व्यापार। अगर नमक नहीं तो कटोरे से युवा लड़कियों का व्यापार। बोलने के बाद समूह तुरंत निकल पड़ा। हानफोंग ने बाकियों के लिए काम व्यवस्था जारी रखी। व्यापार करने वाली जनजाति पश्चिम में एक पहाड़ पार एक घाटी में थी। सभी जल्दी पहुंच गए। ये जनजाति हानफोंग्स जनजाति से थोड़ी बड़ी थी, लगभग 9 लोगों की। पहले दोनों जनजातियां अक्सर व्यापार करती थी। बुजुर्ग को लोगों के साथ आते देख विरोधी गंजा मुखिया स्वागत करने निकला। सरल अभिवादन के बाद बुजुर्ग ने एक कटोरा निकाला और उसे दिया। इसे रॉक सॉल्ट का व्यापार। बाल्डी की आंखें चमक उठी। ये कटोरा चिकना था और उसकी जनजाति के पत्थर के बर्तनों से बहुत हल्का। उसने तुरंत जनजाति के 2 लोगों को बुजुर्ग के लिए रॉक सॉल्ट का छोटा बैग लाने को कहा। लेकिन बुजुर्ग ने लिया, देखा और सिर हिलाया। हम अधिक चाहते हैं। इसके अलावा इस बार हम 2 वयस्क महिलाओं का भी व्यापार करना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए उसने ली को जार बाहर लाने को कहा। बाल्डी तुरंत स्तब्ध रह गया। ये पत्थर का बर्तन बहुत बड़ा था, भविष्य में बहुत अधिक पानी रख सकता था। लेकिन फिर वह हिचकिचाया। इतने बड़े पत्थर के बर्तन के बदले 2 महिलाओं का व्यापार। लेकिन अब शर्त अतु थी, भोजन इकट्ठा करने का समय। एक व्यक्ति कम मतलब एक हिस्सा फसल कम। लेकिन आखिरकार वह मुस्कुराया और सहमत हो गया। एक मुना का मतलब भोजन का एक हिस्सा बचाना। यह यात्रा बहुत लाभदायक थी। कोई समय नहीं लगा, 2 दुबली नंगे पैर महिलाएं लाई गई। वे 2 बहनें थीं जो वयस्क हो चुकी थीं। बड़ी बहन 4 साल के लगभग एक बच्चे लड़के को गोद में लिए थी। नंगे पैर लड़के की आंखें बंद थीं, पूरी तरह स्थिर लेटा हुआ। लगता था वह बीमार था। हम इन 2 से तुम्हारा बड़ा पत्थर का बर्तन व्यापार करेंगे। वह बच्चा फ्री में तुम्हें दिया। बाल्डी ने हाथ हिलाया, घृणा से देखते हुए, जैसे उन 2 महिलाओं को अपनी नजरों से दूर करना चाहता हो। बुजुर्ग ने 2 बीमार महिलाओं को देखा और कुछ नहीं कहा। उसने शेरू को पॉट और बचे कटोरे निकालने को कहा। अगर चाहो तो किशोरों से व्यापार कर सकते हो। गंजा मुखिया ने अभी बड़ा जार व्यापार किया था। अब ये छोटा पॉट देखकर हालांकि पसंद आया, हाथ हिलाया, अब व्यापार नहीं। ये देखकर बुजुर्ग को नए मुखिया ने सुबह सिखाई विधि अपनानी पड़ी। मौके पर मांस सूप पकाया। कोई समय नहीं लगा, पॉट से मांस की खुशबू फैल गई। विरोधी लोगों ने जोर से लार निगली। कुछ मांस ऐसे पकाया जा सकता था। गंजा मुखिया ने अधीर होकर बुजुर्ग से कटोरा ले लिया। अंदर कुछ स्ट्यूड मांस के टुकड़े और सूप थे। बाल्डी ने हिचकिचाते हुए एक घूंट पिया। पल भर स्तब्ध। ओह माय गॉड, इतना स्वादिष्ट। सूप नमकीन, गाढ़ा, चमकदार तेल की परत तैर रही थी। मांस नरम, स्वादिष्ट। एक और पूरा शरीर ऊर्जावान महसूस हुआ। सिर्फ कुछ बच्चे सही, जरूर व्यापार। इस क्षण में बाल्डी उदार हो गया। खुशी से लोग सौंप दिए। उसने अपने गुंडों को रॉक सॉल्ट का बड़ा बैग लाने का आदेश दिया। ये देखकर बुजुर्ग ने संतुष्टि से सिर हिलाया।
फिर पूरा समूह वापस लौटने निकला। जब गए थे तो 7 लोगों की टीम थी, प्लस खरीदे गए 9 लोग। वापसी में तितकिने 16 लोग हो गए। ये फसल पूरे दिन शिकार से भी बेहतर थी। सभी तेजी से चल पड़े। लगभग अंधेरा होते होते जनजाति पहुंचे, लेकिन नए खरीदे लोग। गुफा के सामने मैदान पहुंचकर सामने का दृश्य देख सभी स्तब्ध रह गए। इस क्षण में बुजुर्ग लोगों को लेकर लौटा भी सामने के दृश्य से स्तब्ध था। गुफा के सामने पुरानी पॉटरी के अलावा 4 और जार पॉट्स और नई फायर की गई कटोरों का ढेर था। लाई पॉटरी के ढेर को खाली नजरों से देख रहा था। ये उसके जीवन का सबसे खुश दिन था। मैदान के दूसरे कोने में सैकड़ों बड़ी मछलियां सूखने के लिए लटकी हुई थीं। उनके पास महिलाएं सभी चमकदार मुस्कान के साथ थीं। यह सब मांस था। अब वे भी मांस पकड़ सकती थीं। खासकर अभी खरीदे गए वयस्क और बच्चे, वे सभी स्तब्ध थे। ये जानना चाहिए कि एक पत्थर का बर्तन 2 वयस्कों के बदले व्यापार हो सकता था। फिर भी इस जनजाति के पास इतने थे, शायद उनकी पूरी जनजाति का व्यापार कर सकते थे। और वह लटकी मांस की ढेर सब खाने योग्य होना चाहिए। लगता था इस जनजाति में आना बुरा नहीं था। वे पेट भर खा सकते थे। बुजुर्ग ने सभी को हानफोंग को रिपोर्ट करने के लिए ले जाया। 8 नंगे लोग। हानफोंग ने आंखें सिकोड़ी, हर व्यक्ति को स्कैन किया। सभी छड़ी जितने पतले थे। लगता था वे निम्न गुणवत्ता वाले माल थे, लेकिन जाति के पास बहुत मांस था। एक सर्दी के बाद वे मोटे और स्वस्थ हो जाते। हानफोंग बच्चे को गोद में लिए महिला के सामने रुका। बच्चा पूरी तरह स्थिर लेटा था, चेहरा लाल। उसने बच्चे के माथे को छुआ, कोयले जितना गर्म। हानफोंग ने जल्दी महिला को गुफा में खींचा, जानवर की खाल ढूंढी, माँ और बेटे को लपेटा और आग के पास बैठने दिया गर्माहट के लिए। वह चिंतित होकर इधर उधर टहलता रहा। अभी कोई दवा नहीं थी। बुखार कैसे कम करे? अचानक हानफोंग की आंखें चमक उठी। सही, कुआशा बुखार कम कर सकता था। यह सोचकर उसने तुरंत तैयारी शुरू की। पहले आग पर हल्का मछली सूप पकाया, फिर स्क्रैपिंग के लिए कुछ ढूंढने गया। आतंक पक्षी की चोंच आधा मीटर से अधिक लंबी थी। तोड़कर एक टुकड़ा लिया, पर्याप्त था। बच्चे को गोद में लिए महिला को पता नहीं था हानफोंग क्या करने वाला है। अभी जब उसने बच्चे के माथे को छुआ था, उसका चेहरा भौहें चढ़ा ली थी। वह डर गई कि वह बच्चे को फेंक देगा। यह सोचकर उसके आंसू बारिश की तरह गिरे। तभी हानफोंग ने पक्षी की चोंच का टुकड़ा लेकर आया। मुझे बच्चा दो, मैं उसे बचा सकता हूं। महिला समझ नहीं पाई, लेकिन महसूस कर सकती थी कि हानफोंग पिछले मुखिया से बेहतर था, इसलिए उसने डरते डरते बच्चा उसे सौंप दिया। हानफोंग ने हड्डी का टुकड़ा पकड़ा, बच्चे के शरीर पर लाल धारियां खींची। बच्चा कोमा में था। दर्द महसूस करके भौहें चढ़ाई, मुंह से लगातार रो रहा था। ये देखकर बच्चे की मां ने जल्दी उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन 2 महिलाओं ने कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद हानफोंग ने लाल निशानों से ढका बच्चा उसे लौटा दिया। फिर मछली सूप का कटोरा निकाला, चम्मच चम्मच बच्चे को खिलाया। बच्चा नहीं जानता था कितने समय से भूखा था। जैसे ही सूप दिया गया, निगल लिया। हानफोंग ने राहत की सांस ली। अभी भी सूप पी रहा है, अभी भी बचाया जा सकता है। बस बाद में पसीना आए और जान बच जाएगी। महिला आखिरकार राहत महसूस कर रही थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसने अभी क्या किया। लगता था कि वह उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। राहत मिलते ही महिला का पेट में गुर्राहट हुई। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। मछली सूप का कटोरा देखकर लार बह रही थी। हानफोंग ने मछली सूप का कटोरा निकाला, उसे बड़ा टुकड़ा मछली दिया। फिर उसने बच्चे को उसकी गोद से लिया, गले लगाया और जानवर की खाल में कसकर लपेट दिया। इस क्षण में हानफोंग का दिल अस्त व्यस्त था। सिर्फ बुखार जान ले सकता था। अब सभी की भोजन समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई थी। लेकिन कपड़े का क्या? बहुत जानवरों की खालें जमा करनी होंगी। उन्हें अभी भी बड़े जानवर शिकार करने होंगे, लेकिन उन कच्चे हथियारों से मूल रूप से असंभव था। भविष्य में शिकार के समय मुझे साथ जाना होगा, सामग्री ढूंढकर हथियार क्राफ्ट करने। अगर हथियार नहीं बन सकते तो कम से कम कुछ जाल बनाने होंगे। हानफोंग ने कसम खाई, सर्दी आने से पहले सभी के लिए कपड़ों का सेट बनाना होगा। जब सभी खाना खत्म कर चुके, बच्चा भी जाग गया, पसीना शरीर भिगो रहा था। हानफोंग ने बच्चे को महिला को दिया, खुद लड़के के बाल बांधे और नाम रखा गुबिन। महिला बहुत खुश थी, खुद को चू बिंग की छोटी चाची कह रही थी। जनजाति का नया मुखिया न केवल उसके बेटे की जान बचाई, बल्कि खुद हाथों से उसके बाल बांधे। बाकियों की तरह इसका मतलब था कि उसने माँ और बेटे को स्वीकार कर लिया।